हमारे CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले चैनल पे रिस्पांस दिया था, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें नेट इंटरेस्ट इनकम पे जो केस स्टडी आती है, जो कि हमारे AVM का एक पार्ट होता है, उनमें उसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम काफ़ी आसान कर दूंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है इस लेसन के अंत तक। आप ये श्योर शॉट मान के चलें कि आप आने वाले यदि कोई भी क्वेश्चन होगा इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट इनकम पे या एसेट लायबिलिटी पे, आप उसे श्योरली सॉल्व कर पाएंगे यदि मेरे बातों को सही से समझें और इसे नोट करते चले तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के लेसन को, जो कि बेस्ड है हमारा एसेट एंड लायबिलिटी पे। चलिए दोस्तों, तो जिन लोगों को इसका थ्योरी पार्ट समझना है, जिन लोगों को इसका थ्योरी पार्ट समझना है, वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करके वो मेरे थ्योरी पार्ट पे जा सकते हैं। एक बार थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझ लें तो ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को अर्ज करूँगा कि वो लिंक को जरूर जाके एक बार देखें, ताकि उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो ये सब चीज़ है उसको मैंने डिटेल में समझाया है, वो सब क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग ये समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट का में जो चेंज होती है, चेंज मतलब कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यानी कि वेरिएशन। तो जो इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन होती है उसका क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक टर्म है एडजस्टेड गैप। एडजस्टेड गैप क्या होता है? आपको एसेट दी गई होंगी, आपको लायबिलिटी दी गई होंगी, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एडजस्टेड गैप मिलेगा। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है कि एसेट क्या है हमारा और लायबिलिटी क्या है। तो दोस्तों, हम लोग बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। तो आप खुद बताइए दोस्तों, कोई FD या कोई सेविंग बैंक में जो पैसा है, सेविंग अकाउंट में जो पैसा है या फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा है, वो बैंक के लिए क्या है दोस्तों? वो बैंक के लिए तो लायबिलिटी ही है ना। और यदि एसेट क्या है बैंक के लिए? जो कैश क्रेडिट अकाउंट है या जो कॉल मनी है, ठीक है, ये सब पे एसेट है, क्योंकि इस सब पे ब्याज कमाएगी बैंक। और लायबिलिटी में क्या है? FD और सेविंग बैंक पे क्या होता है? बैंक को ब्याज देना होता है। तो ये सब हमारे एसेट है और ये सब हमारे लायबिलिटी हैं। तो दोस्तों, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एडजस्टेड गैप कहते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी आसानी से समझना है एडजस्टेड गैप को। चलिए, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि ब्याज दर बढ़ने या घटने से क्या प्रभाव पड़ता है। आइए उसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, यदि इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे कि देखिए इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो लायबिलिटी भी चेंज होगा। तो लायबिलिटी का प्राइसिंग किया जाएगा, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रीप्राइजिंग लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो लायबिलिटी चेंज हो जाएगा, हमारा लायबिलिटी का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा यदि ब्याज दर बढ़ेगा तो या घटेगा तो जो नया लायबिलिटी बना उसे हम लोग क्या कहते हैं? रीप्राइजिंग लायबिलिटी। तो दोस्तों, अब हमें ये जानना है कि वो रीप्राइजिंग लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखिए, चूंकि लायबिलिटी है तो सेविंग बैंक होगा और FD होगा। तो करना क्या है आपको? जो सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा है उसे चेंज इन इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह FD में जो अमाउंट है उसे भी चेंज इन इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को देख लेते हैं। उसी तरह यदि ब्याज दर बढ़ेगा या घटेगा तो एसेट के वैल्यू में भी चेंज आएगा। तो वो जो नया वैल्यू आएगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? रीप्राइजिंग एसेट। यहाँ पे स्पेलिंग गलती हो गया, एस की जगह C होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, रिप्राइजिंग एसेट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? फिर से वही बात, कॉल मनी या CC आप लोग ले लें और उसको चेंज इन इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जो चेंज इन इंटरेस्ट रेट है उसे मल्टीप्लाई कर लें। तो इस प्रकार से आप लोग रिप्राइजिंग एसेट को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। आइए, जो भी चीज़ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसी कुछ कैलकुलेशन उसे कुछ क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं दोस्तों। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट बैंक के पास ये एसेट लायबिलिटी है उसकी बैलेंस शीट में। ये जो चार्ट दिया हुआ है ये हमारा किसी स्टेट बैंक का एसेट लायबिलिटी का डिस्क्रिप्शन है। तो दोस्तों, देखिए क्या क्या दिया गया है। उसका करंट डिपॉजिट कितना है? उसका करंट डिपॉजिट है 500 करोड़, सेविंग डिपॉजिट है 1000 करोड़, फिक्स डिपॉजिट है 3000 करोड़, कॉल मनी है 400 करोड़, कैश क्रेडिट लोन है 4000 करोड़। ये सब डाटा हमें दी गई है। अब देखिए क्या कहा गया है कि देयर इज चेंज इन इंटरेस्ट रेट एज अंडर। तो देखिए इंटरेस्ट रेट कैसे चेंज हुआ। सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट रेट था वो पहले 3.5 था, हो गया 4। फिक्स डिपॉजिट का जो ब्याज था वो 7.5 था, हो गया 8.5। कॉल मनी का जो ब्याज था वो 5 था, हो गया 6। कैश क्रेडिट का जो अमाउंट था वो था 12, अब हो गया 12.5। तो ये सब हमें दी गई है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है दोस्तों। पूछा गया है कैलकुलेट द एडजस्टेड गैप इन रीप्राइजिंग एसेट एंड लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स, एडजस्टेड गैप हमें निकालना है। एडजस्टेड गैप का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? एडजस्टेड गैप का फॉर्मूला था एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट बताइए, यहाँ पे एसेट कौन कौन सा है हमारा? तो देखिए, ये जो हमारा करंट डिपॉजिट है और ये जो हमारा कॉल मनी है और ये कैश क्रेडिट लोन है, ये हमारा एसेट है। तो 4000 और 400। ठीक है दोस्तों, देखिए तो देखिए यहाँ पे हमने वही किया है,
4,400 को ऐड कर लिया। और लायबिलिटी इस केस में क्या है दोस्तों हमारा, तो ये जो करंट डिपॉजिट है, सॉरी करंट डिपॉजिट लायबिलिटी नहीं होता है दोस्तों। क्यों नहीं होता आप लोगों को पता होगा, क्योंकि करंट डिपॉजिट पे कोई ब्याज नहीं देना होता है बैंक को, इसलिए करंट डिपॉजिट को हम लोग लायबिलिटी में नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन सेविंग में ब्याज देना होता है, एफडी में ब्याज देना होता है, इसीलिए सेविंग और एफडी को हम लोग ब्याज लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। बहुत लोग करंट को भी ऐड कर लेंगे लायबिलिटी में, बिल्कुल नहीं ऐड करना है। तो बताइए, सेविंग और फिक्स्ड का वैल्यू कितना हो गया, 1000 और 3000, यानी कि 4000। तो ये 4000 क्या है, हमारा लायबिलिटी है। तो आप क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 400 करोड़। तो ये 400 करोड़ क्या है, हमारा एडजस्टेड गैप है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रीप्राइजिंग लायबिलिटी। तो दोस्तों अब देखिए, इंटरेस्ट रेट तो चेंज हुआ ना, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये इस चार्ट में बताया गया है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हुआ है। तो इस इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण आपको रीप्राइजिंग लायबिलिटी का वैल्यू बताना है। तो हमने देखा था रीप्राइजिंग लायबिलिटी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग करते क्या है दोस्तों, हम लोग रिप्राइसिंग लायबिलिटी करने में सेविंग बैंक को चेंज इन इंटरेस्ट रेट से और एफडी को चेंज इन इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सेविंग बैंक कितना है हमारा, सेविंग बैंक है, सेविंग बैंक का जो अमाउंट है वो है हमारा, सेविंग डिपॉजिट है 1000 करोड़। और इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट चेंज हुआ, अब पहले था 3.5, अब हो गया 4, यानी कि 0.5। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने क्या किया, 1000 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह एक तो सेविंग बैंक का पार्ट हो गया, अब एफडी का पार्ट आता है। एफडी कितना था पहले, एफडी का वैल्यू कितना है, 3000 करोड़। और एफडी कितना चेंज हुआ, 1% चेंज हुआ, तो 3000 को हम लोग 1 से गुना करेंगे। तो इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाएगा तो 3500 करोड़ अब क्या हो जाएगा, रिप्राइजिंग लायबिलिटी। तो चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिप्राइजिंग एसेट। तो एसेट में कौन कौन सा पार्ट होगा हमारा, तो एसेट में हमारा आएगा कॉल मनी और सीसी कैश क्रेडिट। तो देखिए कॉल मनी कितना है, तो कॉल मनी है हमारा 400 करोड़। और सीसी कितना है हमारा, कैश क्रेडिट कितना है 4000 करोड़। कॉल मनी में कितना परसेंट चेंज हुआ, 1%। कैश क्रेडिट में कितना परसेंट चेंज हुआ, 0.5। तो वही चीज़ हमने किया, 400 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 4000 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, और हमें आंसर मिला तो 2400 करोड़। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, कैलकुलेट द एडजस्टेड गैप इन रीप्राइजिंग एसेट एंड लायबिलिटी। तो आप देखिए जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, अब पूछ रहा है एडजस्टेड गैप कितना होगा। तो दोस्तों आप देखिए, ये तो हमारा नया रिप्राइजिंग एसेट है ना 2400 करोड़, और ये हमारा रिप्राइजिंग एबिलिटी कितना है 3500 करोड़। तो हमें करना क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए पहले हम लोग एसेट लिखते हैं, तो एसेट को पहले लिखेंगे 2400, फिर लायबिलिटी लिखेंगे, लायबिलिटी कितना है हमारा 3500। तो अब देखिए यहाँ पे 1100 करोड़ नेगेटिव है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गैप है, गैप नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं करना है कि इसे हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले एडजस्टेड गैप कितना था हमारा, पहले एडजस्टेड गैप था हमारा 400 करोड़, जो कि पॉजिटिव था, एसिड वाला पार्ट ज़्यादा था। लेकिन इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के कारण आप देख सकते हैं कि ये गैप नेगेटिव हो गया है। और कितना नेगेटिव हो गया है, 1100 करोड़ नेगेटिव हो गया है। चलिए उम्मीद है इस एग्जांपल से आपका जो बेसिक कंसेप्ट था एडजस्टेड गैप का, रिप्राइजिंग एसेट का, रिप्राइजिंग लायबिलिटी का, तो वो सब का क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग एक और कंसेप्ट को समझते हैं। आगे हम लोग एक और कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल से इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, कोई इंटरनेशनल बैंक है, वो जो फंड रेज करती है, कैसे फंड रेज करती है, 91 दिन का टर्म डिपॉजिट से, और उसका ब्याज दर कितना होता है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ कि लोगों को वो टर्म डिपॉजिट देती है, ठीक है, और 91 डे का उसका टर्म होता है, ठीक है, और उसको उस तरह से वो क्या करती है, फंड रेज करती है। तो देखिए बैंक ने क्या किया, उस फंड में इन्वेस्ट किया 91 डे के लिए, और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना, ठीक है, फ्लोटिंग रेट लोन एट द रेट 8%, ठीक है, विथ मंथली रिप्राइजिंग एंड देयर इज इंटरेस्ट रेट फॉल। अब देखिए हुआ क्या कि जब बैंक ने इन्वेस्ट किया तो ब्याज दर घट गया। तो पूछा गया है कि नेट इंटरेस्ट इनकम पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों इसको समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि नेट इंटरेस्ट इनकम होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जो यहाँ लिंक बताया था उस पर एक बार जरूर जाइए आप, वहाँ पे मैंने डिटेल में क्लियर किया है, लेकिन फिलहाल अभी शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक होता है हमारा इंटरेस्ट इनकम, क्या होता है इंटरेस्ट इनकम, और एक होता है हमारा इंटरेस्ट लायबिलिटी। तो ये जो इनकम है और इसमें से लायबिलिटी को घटा देंगे, सॉरी लायबिलिटी नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक होता है हमारा इनकम और एक होता है हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी कि खर्च। ठीक है दोस्तों, मतलब इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के कारण कितना हमें ब्याज, कितना हमें लाभ हुआ, कितना हमें इनकम हुआ, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के कारण कितना हमारा खर्च हुआ। इन दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें जो मिलता है वो क्या, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। सिंपल सी बात है, नेट इंटरेस्ट इनकम क्यों कहा गया है कि इंटरेस्ट इनकम में जितना बढ़ा
बढ़ेगा मतलब कि इनकम हुआ हमारा, और जितना घटेगा कैसे, एक्सपेंस हुआ, दोनों को सेपरेट कर दीजिए आप, तो नेट इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों आप ज़रा इस ये फॉर्मूला को एक बार देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम का, अभी मैं समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे पहले समझिए कि हुआ क्या, क्या हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये दोस्तों। देखिए बैंक एक मीडिएटर है, वो एक तरफ से क्या कर रही है, लोन, वो एक तरफ से क्या कर रही है कि लोगों से पैसा उठा रही है। कैसे पैसा उठा रही है, टर्म डिपॉजिट के मेथड से। टर्म डिपॉजिट के मेथड से पैसा वो उठा रही है। कितने दिन का टर्म डिपॉजिट, 91 डे का टर्म डिपॉजिट है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उठा रही है, तो 8% पे। अब वो पैसा को वो कर क्या रही है, अब वो पैसा को लोगों में ही बांट रही है। ठीक है, देखिए यहाँ लोन लिखा हुआ है, वो पैसा लोगों में बांट रही है, लोन दे रही है, लेकिन वो भी 91 दिन के लिए ही, और ब्याज का दर कितना है, 8%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मतलब आप समझिए कि आप बैंक हैं, आप एक तरफ से पैसा उठा रहे हैं और एक तरफ लोगों को पैसा दे रहे हैं, दोनों का ब्याज दर समान है, दोनों का टाइम पीरियड भी समान है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, हुआ ये कि ब्याज दर का जो दर था वो घट गया, इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया दोस्तों। जो 8% था वो 7 हो गया या 6 हो गया, कुछ भी हो गया, वो आगे देखा जाएगा क्या हुआ, लेकिन फॉल हुआ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों। तो पूछा गया है कि नेट इंटरेस्ट इनकम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या बैंक प्रॉफिट में रहेगी या लॉस में रहेगी। आइए देखते हैं, आइए समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, जिस हमारे जो क्वेश्चन है उसका दो हिस्सा है, एक है डिपॉजिट और एक है हमारा एडवांस। तो यहाँ पे पहले डिपॉजिट की बात करते हैं। तो डिपॉजिट कितना है, 91 डेज। ठीक है, हाँ अब देखिए ये जो है, अब देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझना है। देखिए सबसे पहले यहाँ समझिए कि ये तो मैंने एक सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, बैंक क्या कर रही है, 91 डेज के फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रही है एट द रेट 8% विथ मंथली रिप्राइजिंग। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो चेंज है, वो जो लोन पे जो चेंज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो होगा 2 बार होगा। 91 डेज में कितना बार होगा, वो 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब देखिए दो एक टर्म होता है दोस्तों, एक होता है लायबिलिटी सेंसिटिव और एक होता है एसेट सेंसिटिव। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि बैंक जो है हमारा वो लायबिलिटी सेंसिटिव है, मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव है लायबिलिटी से। ठीक है, और तो इस केस में यदि ब्याज दर घटेगा, इफ़ इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज, तो इंटरेस्ट इनकम क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम भी घटेगा, क्योंकि लायबिलिटी वाला पोर्शन हमारा ज़्यादा है। लायबिलिटी जब ज़्यादा होगा दोस्तों तो क्या होगा, आप खुद सोचिए ना। लायबिलिटी जब ज़्यादा होगा तो इनकम हमें होगा नहीं, हमारा एक्सपेंस ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप खुद सोचिए कि नेट इंटरेस्ट इनकम यदि घटेगा तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी क्या होगा, घटेगा ही। ठीक है दोस्तों, तो यही है, यही कॉन्सेप्ट को मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाना चाह रहा था। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वही बैंक है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में लिया, वो फंड में इन्वेस्ट कर रही है 3 साल के टर्म लोन पे। कितना परसेंट ब्याज दर है उसका, 8% ब्याज दर है। तो अब देखिए अब क्या कहा गया है कि वाट विल इम्पैक्ट ऑन नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज दर घटा है इस केस में, तो नेट इंटरेस्ट इनकम में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे लोन के बारे में क्या कहा गया है, 3 साल का टर्म लोन है, 8% ब्याज दर है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो देखिए 3 साल के दौरान तो नहीं चेंज होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं डिपॉजिट के केस में, इन केस ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हर एक 91 दिन के बाद बदलेगा। आप खुद देखिए, हर एक 91 डे का इंटरेस्ट जो डिपॉजिट है वो कितने दिन के लिए किया गया था, इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है कि डिपॉजिट जो था वो 91 डे का था। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ था ना, यहाँ लिखा हुआ 91 डे का डिपॉजिट था। तो हर एक 91 डे पे क्या होगा, आफ्टर एवरी 91 डेज इंटरेस्ट रेट विल चेंज। ठीक है, तो इस केस में भी देखिए कि बैंक जो है वो क्या है, लायबिलिटी सेंसिटिव है ना, कि लायबिलिटी सेंसिटिव है इस केस में। तो अब बताइए यदि ब्याज दर बढ़ता है, ठीक है, तो ब्याज दर यदि बढ़ेगा तो बैंक को लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। आप खुद सोचिए कि अभी मान लीजिए कि अभी आपने एक एफडी बनाया बैंक में, अभी ब्याज दर है मान लीजिए 5%। ठीक है, अब कल को 6% हो जाए तो बैंक को तो नुकसान ही है ना, क्योंकि उसे आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो वही तो हो रहा है यहाँ भी, हर एक 91 दिन के बाद जो डिपॉजिट है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो बैंक को नुकसान है, इसीलिए तो लायबिलिटी सेंसिटिव है। ये देखिए ये सब टर्म, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी लग रहा होगा कि क्या हाईफाई टर्मिनोलॉजी है, ये हाईफाई नहीं है, इसे समझने का प्रयास कीजिए जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ब्याज दर बढ़ा तो क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो था जो बैंक का वो बढ़ेगा, बैंक को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा डिपॉजिट वाले पार्ट में। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, सो बैंक हैज़ टू पे मोर एज इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज। तो बताइए दोस्तों NII क्या होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, बैंक का प्रॉफिट तो घटेगा ही ना, तो नेट इंटरेस्ट इनकम में वो क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि बैंक का एक्सपेंस बढ़ रहा है, बैंक का खर्चा बढ़ रहा है। बैंक का खर्चा कैसे बढ़ रहा है दोस्तों, तो क्योंकि बैंक को जो है ब्याज दर बढ़ने के कारण जो इंटरेस्ट जो ब्याज जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट होगा वो बढ़ेगा।
तो दोस्तों इसे एक बार समझने का प्रयास कीजिए। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसे एक बार फिर से शॉर्ट टर्म में समझाता हूँ आपको, एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स दे जाएगा यदि आप इसे समझ जाएंगे तो। देखिए फिर से समझिए, इस केस में बैंक का लायबिलिटी वाला पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो ब्याज ये जो जो डिपॉजिट है वो हर एक 91 डे के बाद इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस कारण से बैंक को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और उसका लोन रिकवरी तो वो 3 साल बाद होगा। 3 साल तक तो कोई इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव आएगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इस केस में जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? NII विल डिक्रीज। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था? NII विल डिक्रीज। तो अंतर क्या था? इस केस में इंटरेस्ट रेट घट रहा था, तो तब NII घट रहा है, ठीक है। हाँ, और इस केस में क्या है हमारा? इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी मैंने जो बताया आपको कि यहाँ पे ये ब्याज दर इंटरेस्ट रेट क्यों दो ट्वाइस बार चेंज हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे फ्लोटिंग लिखा हुआ है। फ्लोटिंग रेट देखिए दो तरह का रेट होता है, एक होता है फ्लोटिंग रेट और एक होता है फिक्स रेट। तो जब जब वो FD दिया तो वो फिक्स था, लेकिन यहाँ जो जब लोन दिया तो फ्लोटिंग है। तो फ्लोटिंग के केस में इसीलिए मैंने कहा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंथली रिप्राइजिंग है। मंथली मतलब क्या हुआ? इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि 2 बार ब्याज दर इसमें चेंज हो गया, ठीक है, लोन वाले केस में। ऑकर ट्वाइस इन 91 डेज, ठीक है। हाँ, तो इस कारण से बैंक जो है वो लायबिलिटी सेंसिटिव है। तो इंटरेस्ट रेट यदि घटेगा तो क्या होगा? नेट इंटरेस्ट इनकम भी घटेगा, और हमारा NII क्या होगा? वो घटेगा, ठीक है। अब देखिए इसको इसको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। हो सकता है बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ हो, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। इमेजिन कीजिए कि आपके पास FD है और आपके पास लोन है, ठीक है। FD वाले केस में बताइए, FD कितना का था? FD जो था 91 डेज़ का था, 8% पे था। और क्या बताइए FD का ब्याज कब चेंज होगा? 91 डे के बाद ही तो चेंज होगा। लेकिन लोन के केस में क्या है कि 91 डेज में कितना मंथ आ जाएगा? 3 महीना नहीं हो जाएगा कवर? और 3 महीना में ब्याज कितना बार चेंज हो जाएगा? 2 बार चेंज हो जाएगा, क्योंकि मंथली रिप्राइजिंग है। और ब्याज घटा कि बढ़ा? तो ब्याज घटा ना जी, ब्याज ब्याज तो घट रहा है ना इस केस में। तो आप बताइए बैंक क्या चाहेगी, कि लोन वाला ब्याज घटे या लोन वाला ब्याज बढ़े? बैंक तो चाहेगी ना कि लोन वाला ब्याज बढ़े, ताकि उसे उसे लोगों से ज़्यादा पैसा मिले और उसका प्रॉफिट हो। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्याज घट रहा है, तो बैंक को क्या होगा? नुकसान होगा। इसीलिए जो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम होगी वो क्या होगी? घटेगी। तो दोस्तों आप ऐसे समझिए, इतना पढ़ने का कोई आवश्यकता ही नहीं, एकदम सिंपल, एकदम अपने कॉमन सेंस को यूज कीजिए। क्यों क्यों यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम घट रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया गया है, और फ्लोटिंग रेट में क्या होगा कि 2 बार ब्याज तो चेंज होगा, लेकिन बैंक को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, क्योंकि ब्याज घट रहा है। यदि मान लीजिए इसी क्वेश्चन ने पूछता कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो क्या इफेक्ट होगा, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बैंक को तो फ़ायदा ही होगा ना उस केस में। तो उस केस में नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होगा? बैंक को राइज होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा नेट इंटरेस्ट इनकम का। यदि कुछ और भी डाउट है तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और आप क्या कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं जिसमें मैं केस स्टडी बनाऊँ, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ लोगों ने लिखा था कि मुझे NII और NII में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों यदि वो लोग यदि देख रहे हैं इस लेसन को, तो ज़रूर बताएं कि क्या आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, या यदि और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं उस पर लेसन लाने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक मेरे फेसबुक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएँ, और वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी मेरी फेसबुक चैनल की, उससे आप लोग जुड़ जाएँ। और फ्रेंड्स इस लेसन को ज़रूर लाइक करें और बाकी और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।